Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 28 एंड 29 ऑफ जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कैबिनेट अप्रूव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इस पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस पॉलिसी के तहत कहा गया है कि एजुकेशन सेक्टर बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस के जो सेशन है वो इस साल 2020 में अगस्त सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल भी प्रिपेयर किया है, जिसमें ये नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले पैनल को हेड कर रहे हैं इसरो के एक्स चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन इस रिपोर्ट को, इस नई एजुकेशन पॉलिसीज को प्रिपेयर कर रहे हैं कंट्री के लिए। बेसिकली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें उन्होंने ये कहा है, पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है एक सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस होंगे डिग्री कोर्सेज के स्टूडेंट्स के पास। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अब डिसकंटिन्यू कर दिया है एमफिल प्रोग्राम्स को, साथ ही साथ ऐसे लो स्टेक बोर्ड एग्जाम्स को भी। इसके अलावा उन्होंने कहा है हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, जिसके थ्रू बेसिकली स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते थे वो अब नहीं देने हैं। एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू उनका अब कॉलेज अलॉटमेंट और असाइनमेंट होगा। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे कि ऑडिटिंग होगा प्रॉपर स्कूल्स के। ऑडिटिंग में अगर कुछ सरप्लस फंड्स है तो उसको अगेन री इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर्स में। उसके अलावा करिकुलम्स को के बर्डन को कम करने के लिए कहा गया है और अदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐड किया है। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रीफ किया है मीडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैबिनेट चेयर्ड किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें उन्होंने अप्रूवल दे दी है हमारी कंट्री के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि 2020 में जब सेशन स्टार्ट होगा अगस्त सितंबर में, तब से ही इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 21st सेंचुरी का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि 34 ईयर्स के बाद इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट 5 राफेल जेट्स लैंडेड एट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। तो अब हमने फाइनली 5 हमने अभी नए 5 राफेल जेट को इंडिया में लैंड करवाया है। इस पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी हुई है, जैसे कह सकते हैं कि इनको वाटर कैनन से सैल्यूट किया गया है अंबाला एयरबेस पे। इसके अलावा सुखोई MK1, सुखोई MKI सुपरसोनिक जो फाइटर जेट्स हैं, इन्होंने भी इन्हें एंटर किया था जब जैसे ही ये इंडियन एयर स्पेस पे, तब इन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए हमने सुखोई MKI का यूज़ किया है। इसके बाद जैसे ही ये इंडियन एयर स्पेस में एंटर किया है राफेल, उसके जो कंटिजेंट थे उनको वेलकम करने के लिए रेडियो कांटेक्ट के थ्रू इंडियन नेवी ने भी काफ़ी सारे कांटेक्ट किए हैं इनके साथ। इसके अलावा INS कोलकाता जो है हमारा नेवल शिप जो है, इसे भी डिप्लॉय किया गया था वेस्टर्न अरेबियन सी में। तो फाइनली हमने रशिया से 5 राफेल आज इंडिया में लैंड कराए। एग्जाम में आ सकता है कि कहाँ पर, अंबाला एयरफोर्स बेस में 5। क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है कि 5 राफेल को आज इंडिया में लैंड कराया गया है। ओके, नाउ HRD मिनिस्टर लॉन्चेस इंडियाज रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। तो हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज
डिजिटल रिपोर्ट रिलीज किया है एजुकेशन 2020 के लिए, जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। इस प्लेटफॉर्म में उन्होंने कहा है कि हमें एक इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट करना होगा, जो बेसिकली अडॉप्ट करेंगी एचआरडी मिनिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कंट्री के स्टेट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है। ये बेसिकली एक्सेसिबल होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी बेसिकली सबको, हर सेक्टर के बच्चों को, हर लेवल के बच्चों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा उनके ही घर पर। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और जो कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ अच्छी फीस ली जा रही वहीं ये सिस्टम प्रोवाइड होगा, नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स को भी कवर किए जाएंगे, जिसमें सारे स्कूल को बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन घर पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि रिड्यूस करेगा जो कि अभी जनरेट हुआ है लर्निंग गैप्स। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो ये क्या कर रहा है, लर्निंग गैप जनरेट कर रहा है। तो इस लर्निंग गैप को रिड्यूस करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक स्टेप लिया है, जिसे हम कह रहे हैं डिजिटल एजुकेशन 2020। उन्होंने कहा है ये इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होगी जिसके थ्रू हम इस चीज को इम्प्रूव, एजुकेशन के इस गैप को हम कवर अप करेंगे, जिसमें उन्होंने इंक्लूड किया है जैसे कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लाइक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म है, ऑन एयर है, शिक्षा वाणी है, ई पाठशाला है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया और अदर डिजिटल मोड्स का यूटिलाइजेशन करके डिजिटल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन होगा एट होम, जिसमें लर्निंग गैप्स जो अभी जनरेट हो रही है कोविड पैंडेमिक की वजह से, उसे रिड्यूस करना हमारा मेन एम है। विरल आचार्य रिलीजेस क्वेस्ट फॉर रीशॉर्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सो विरल आचार्य की अगर हम बात करें तो विरल आचार्य आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं। विरल आचार्य ने अभी अभी अपनी एक बुक रिलीज की है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बुक का नाम क्या है और बुक के ऑथर कौन है। ओके, सो बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिशॉर्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फिर से लाने के लिए आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम है विरल आचार्य, ने जो बुक रिलीज की है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिशॉर्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये बुक बेसिकली कलेक्शन है, उन्होंने जो कमेंट्स किए होंगे, है ना, जो स्पीच उन्होंने दिया है, जो रिसर्च उन्होंने आरबीआई के एज अ मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रहते हुए जो जो एक्टिविटीज, जो रिसर्च उन्होंने किया है, ये सारी चीजों का एक कलेक्शन है उनकी ये बुक। इस बुक में बेसिकली क्या कंटेन किया है उन्होंने, इस बुक में बेसिकली उन्होंने डाला है ऐसे फिजिबल प्लान्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं जो एड्रेस करेगा रिकैपिटलाइजेशन नीड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें ऑफर किया है उन्होंने ऐसे कई सारे सोल्यूशन जो बेसिकली क्या है, क्रेडिट एलोकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए बाय विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंटरमीडिएटरीज एंड एफिशिएंट कैपिटल मार्केट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने बेसिकली यहाँ पर बताया है। तो बुक कंटेन किया है फिजिबल प्लान जो एड्रेस्ड करेगा रिकैपिटलाइजेशन नीड जो पब्लिक सेक्टर बैंक का है, जो ऑफर कौन कर रहा है, कौन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट एलोकेशन इंप्रूवमेंट मेथड। ओके, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, क्रेडिट इंटरमीडिएटरीज के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट को भी जनरेट किया जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये बुक कहाँ से पब्लिश होगी, सेग पब्लिकेशंस के थ्रू। इंटरनेशनल टाइगर डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे। तो भाई इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 29 जुलाई। बस आपको डेट ध्यान रखना है, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज में डिस्कस भी किया था कि 2018 का टाइगर सेंसस रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया टॉप पर है, और ये कहा गया था कि वर्ल्ड में जितने भी टाइगर पॉपुलेशन है उसमें से 75% टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में देखे गए हैं। तो टाइगर पॉपुलेशन सेंसस भी 2018 का रिलीज हुआ है 2020 में, जिसमें इंडिया टॉप पर है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये डे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुआ था रशिया में, जहां पर बेसिकली ग्लोबल सिस्टम
कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोबली हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ टाइगर्स को, एंड इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस को रेज करने के लिए, साथ ही साथ सपोर्ट करना है टाइगर कंजर्वेशन इश्यूज को। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि एक टाइगर समिट था 2010 का। 2010 में इस समिट के बाद से ही इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ग्लोबल टाइगर डे, दैट इज 29 जुलाई फ्रॉम 2010। ओके, ये डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं 2010 में। तब वहां पर एक स्लोगन अडॉप्ट किया गया था। स्लोगन आपको बहुत ध्यान रखना है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। तो देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड मेन स्लोगन है किसके लिए, ग्लोबल टाइगर डे का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया ही है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट रिपोर्ट 2018 का भी अभी रिलीज हुआ है, जिसमें हम टॉप पर हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइज FDI norms changes in civil aviation। So सिविल एविएशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने अभी FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अभी आपको नोटिफाई किया है। ठीक है, इस न्यूज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्ट ये कहा है कि अभी इन्होंने FDI नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन जो कि चेंज किया है सिविल एविएशन सेक्टर के लिए बेसिकली। तो FDI जो हम सिविल एविएशन सेक्टर में कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी उन्होंने परमिट और परमिशन दे दी है NRIs को। ओके, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक रूप से एयर इंडिया में 100% स्टेक के लिए FDI फाइल कर सकते हैं, FDI में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स में चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है कि NRIs अब 100% स्टेक एयर इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ऑटोमेटिक रूट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑटोमेटिक रूट्स का मतलब होता है कि अगर कोई प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो अगर इस सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट और RBI का पहले से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दो टाइप के FDIs में अलाउ होता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें गवर्नमेंट और RBI की प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, मतलब अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। तो अभी इस न्यूज की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिक रूट है, जिसमें किसी भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर को, दैट मीन्स NRI को अभी पीरियड अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एयर इंडिया में 100% के स्टेक में वो 100% FDI कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा गया है कि एयर इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान जनवरी में बनाया हुआ था, बट कोरोना पेंडेमिक की वजह से इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया है। ओके, अब ये इन्होंने कहा है कि नए रूल्स नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के तहत जो FDI 100% अलाउ किया जा रहा है, जो कि एक नॉन डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, जो कि डिफाइंड है कहाँ पर, फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा में डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिविल एविएशन मिनिस्टर की, तो हरदीप सिंह पुरी आपको ध्यान रखना है कंट्री के सिविल एविएशन मिनिस्टर है। PM ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस टू इनॉग्रेट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस की अभी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, मॉरिशस की अभी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है हमारे कंट्री के PM और मॉरिशस के PM दोनों ने वर्चुअली। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रविंद जुगन्नौथ, ठीक है, प्रविंद जुगन्नौथ ज्वाइंटली अनेबल किया है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मॉरिशस का है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। भाई अब ज्वाइंटली क्यों किया है, इसके भी रीजंस है। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडिया के असिस्टेंस से, इंडिया के फाइनेंशियल हेल्प से ये बिल्डिंग को तैयार किया गया है। ये हमारा फर्स्ट, दैट मीन्स इंडिया का फर्स्ट ऐसा असिस्टेंस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किसी कंट्री को दिया गया है। अब ये बिल्डिंग कहाँ पर बनाया गया है, अगर एग्जाम में आए तो
पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तो आपको प्लेस याद रखना है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में मॉरिशस का नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बनाया गया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एड है और असिस्टेंस है जो हमने मॉरिशस को दिया था। ऑलरेडी हमने मॉरिशस को ऐसे 5 प्रोजेक्ट में हेल्प किए हैं, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की कैटेगरी में आते हैं, जिसको एक्सटेंड किया गया है इंडिया की तरफ से मॉरिशस के लिए 2016 में। सो 2016 में इंडिया ने ये पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मॉरिशस के साथ अनाउंस किया था, जिसमें 5 प्रोजेक्ट है, जिसमें से ये एक प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशस। ठीक है, अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो ये बिल्डिंग कवर कर रहा है 4700 स्क्वायर मीटर एरिया को। ठीक है, 4700 स्क्वायर मीटर एरिया को। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये टोटल 10 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग है, जो किसका है, मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है। क्लियर? कर्नाटका सीएम ले फाउंडेशन स्टोन फॉर बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क। तो कर्नाटका में क्या बन रहा है, बेंगलुरु लाइफ साइंस पार्क बन रहा है। कहां पर, ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने अभी अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है लाइफ साइंस पार्क का। कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में। ओके, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 9 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया यूज हुआ है, जो अप्रॉक्सीमेटली 52.27 एकर्स है। 52.27 एकर्स लैंड है, जिसमें टोटल कॉस्टिंग जो गवर्नमेंट की होगी वो 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस लाइफ साइंस पार्क के लिए किया जा रहा है। अब इस पार्क का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्टैब्लिशमेंट है, बेसिकली ये PPP दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे किया जा रहा है। एंड इसमें अगर कहा जाए तो ये इक्विप्ड किया जाएगा वर्ल्ड का बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क के फॉर्म में। ओके, अब इसका फर्स्ट फेज, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं पार्क को, कितना बड़ा पार्क है ना, प्रपोज्ड बिल्डिंग कितनी बड़ी है, एरिया देखो, है ना। ये टोटल 52.27 एकड़ का एरिया है, जिसमें 5000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। जिसे कैसे बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, PPP मॉडल का यूज करके इसे बनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड का बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2022 तक, यानी नेक्स्ट ईयर के एंड तक। ये पार्क में टोटल 150 कंपनीज होंगी, और साथ ही साथ ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करेंगे। कहाँ, बेंगलुरु में। तो ध्यान रहे, लाइफ साइंस पार्क कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बन रहा है, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, 5000 करोड़ की है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे। सो 28 जुलाई को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड हेपेटाइट डे। तो वर्ल्ड हेपेटाइट डे एवरी ईयर एनुअली हम 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मेन रीजन है कि लोगों को अवेयर करना किसके लिए, वायरल जो कि हेपेटाइट से रिलेटेड डिसीज में आती है। तो ऐसे वायरसेस जो हेपेटाइट डिसीज से रिलेटेड है, उसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए हम वर्ल्ड हेपेटाइट डे ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर 28 जुलाई को। ये बेसिकली एक नोबेल प्राइज विनर फिजिशियन, ओके, नोबेल प्राइज विनर फिजिशियन जिनका नाम है डॉक्टर बारूच बुलमबर्ग। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर बारूच बुलमबर्ग। सो डॉक्टर बारूच बुलमबर्ग जो है वो बेसिकली न्यूयॉर्क USA के हैं। ठीक है, उनकी अगर हम बर्थ की बात करें तो वो 28 जुलाई 1925 में न्यूयॉर्क USA में उनका बर्थ हुआ था। एंड उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1976 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1976 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किस लिए, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था हेपेटाइट B वायरस को। तो ध्यान रखना है, हेपेटाइट B वायरस को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। इसके लिए उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप्ड किया है, और इसका वैक्सीन भी डेवलप किया है, जिसके लिए बारूच सैम्यूल बुलमबर्ग, डॉक्टर बारूच सैम्यूल बुलमबर्ग को 1976 में नोबेल प्राइज दिया गया था।
ओके एंड अगर इनका डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई है 5 अप्रैल 2011 में, 5 अप्रैल 2011 में कैलिफोर्निया में इनकी डेथ हुई है। अब अगर हम बात करें हेपेटाइट्स की, तो हेपेटाइट बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन है लिवर से रिलेटेड। तो डिजीज किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाए हेपेटाइट, तो आप ध्यान रखिएगा लिवर का ये डिजीज है, बेसिकली लिवर को ये इफेक्ट करता है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम इंक्लूडेड है, लेकिन बेसिकली इसकी वजह से लिवर कैंसर होता है। ये 5 टाइप के स्ट्रेन हेपेटाइट्स में आते हैं, स्ट्रेन्स A, B, C, D और E। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि हेपेटाइट्स में 5 स्ट्रेन्स होते हैं A to E। ओके, इस साल की अगर 2020 की हम हेपेटाइट वर्ल्ड हेपेटाइट डे की थीम को डिस्कस करें, तो वर्ल्ड हेपेटाइट डे का 2020 का थीम रहा हेपेटाइट फ्री फ्यूचर, हेपेटाइट फ्री फ्यूचर। गवर्नमेंट इशू GI सर्टिफिकेशन फॉर कश्मीर वैली सैफ्रॉन। तो कश्मीर, जैसे कि हम सब भारत में जानते ही हैं कि कश्मीर सैफ्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो गवर्नमेंट ने अब उसे GI टैग दे दिया है। किसे दिया है? कश्मीर वैली का जो सैफ्रॉन प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए कश्मीर को GI टैग मिल गया है। सो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी इशू किया है GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सैफ्रॉन ग्रोन होता है जो कश्मीर वैली में बेसिकली, उसके लिए इसकी हेल्प से बेसिकली उसे वर्ल्ड मैप में विथ ऑथेंटिकेशन अपपुट किया जाएगा GI टैग के साथ। ठीक है, कश्मीर में जो सैफ्रॉन होते हैं ये बेसिकली मोर प्रोमिनेंटली एक्सपोर्टेबल होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, मार्केट में हम इसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो फार्मर्स है बेसिकली उनको अच्छा प्राइस मिले इस सैफ्रॉन का, इसके लिए ही गवर्नमेंट ने बेसिकली GI टैग अभी इन्हें रिलीज किया। तो ऐसे फार्मर जो कश्मीर में सैफ्रॉन से रिलेटेड एग्रीकल्चर में एलेग्ड है, उनको अच्छा एक प्राइस मिले सैफ्रॉन एक्सपोर्ट में, इसीलिए गवर्नमेंट ने GI टैग बेसिकली अभी अनाउंस किया है। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली जो अडल्टरेशन होता है ना सैफ्रॉन में, उस अडल्टरेशन को रोका जाएगा, और जो हमारे फार्मर्स है जो अभी सैफ्रॉन में एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं उन्हें बेटर प्राइस मिल जाएगा फॉर ऑथेंटिकेटेड सैफ्रॉन्स के लिए। तो अडल्टरेशन को भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें जोग्राफिकल इंडिकेशन की, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक सर्टिफिकेशन जो डिपिक्ट करता है स्पेसिफिक जोग्राफिकली ओरिजिन ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज कहाँ का है, दैट इज जोग्राफिकली ओरिजिन, कहाँ हुआ है। तो सैफ्रॉन की अगर बात कर रहे हैं तो कश्मीर। ये सर्टिफिकेट बेसिकली यूनिक क्वालिटीज एनेबल कर देगी, जिससे राइट टू यूज ऑफ साइन हो जाएगा। ओके, तो एक कॉपीराइट टाइप की चीजें यहाँ पर बेसिकली जनरेट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सैफ्रॉन प्रोडक्शन की, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैफ्रॉन कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, इंडिया का क्या रैंक है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया किस पोजीशन पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैफ्रॉन प्रोड्यूस होता है स्पेन में। ठीक है, तो टॉप पे स्पेन है, थर्ड सेकंड पे UAE है, एंड थर्ड पे इंडिया है। और इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए सैफ्रॉन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इंडिया में किसी और स्टेट में सैफ्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता। आग बंद करके आप एग्जाम में टिक कर दीजिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही सैफ्रॉन का प्रोडक्शन होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है स्पेन, जो कि टोटल 35 से लेकर अराउंड 36 मिलियन, ठीक है, 36 मिलियन प्रोड्यूस करता है। वहीं UAE की बात करें तो 21 मिलियन के आसपास UAE का प्रोडक्शन है, एंड इंडिया की प्रोडक्शन सैफ्रॉन की बात करें तो 18.30 मिलियन के आसपास इंडिया भी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वहीं एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में इंडिया तो अभी माइनस में चल रहा है, -6% का हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं सैफ्रॉन का बेसिकली। गवर्नमेंट लॉन्चेस 4 स्कीम फॉर बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस पार्क। तो भाई बल्क में ड्रग प्रोड्यूस और मेडिकल डिवाइस प्रोड्यूस करने के लिए भी अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, 4 स्कीम लॉन्च की है इन चीजों के लिए। सो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने अभी 4 स्कीम उन्होंने रिलीज की है, लॉन्च की है। किसके लिए? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के लिए, जो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेगी, प्रमोट करेगी किसको? बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पार्क को। ओके, तो क्या है बेसिकली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा बल्क में ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस जो हमें जरूरत होती है। ठीक है, ये क्यों किया गया है? बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या आत्मनिर्भर
अभियान में उसको लाइंड अप कर रहे हैं हम किसे, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को बेसिकली। ये स्कीम फोकस क्या करेगा, ये स्कीम में हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ 3 बल्क ड्रग पार्क। तो 3 ऐसे बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे और पर्टिकुलर पार्क के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट 1000 करोड़ फंड्स देंगे। दैट मीन्स टोटल 3000 करोड़ फंड की हेल्प से क्रिएट किया जाएगा 3 बल्क ड्रग पार्क्स। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एलोकेशन की गवर्नमेंट के एड्स की, तो टोटल ग्रांट का 90% नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। एंड अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट 70% हेल्प करेगी। क्लियर? PM launches 3 high throughput COVID-19 टेस्ट फैसिलिटीज। सो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ने अभी अभी 3 ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटीज सेंटर्स को, तो जिसकी क्या हो रही है, कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है कि टेस्टिंग लिमिट अगर आज एक दिन में 5 लाख की है तो उसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 3 हाई थ्रूपुट वाले कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स या फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज का उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि वो 3 हाई थ्रूपुट वाले टेस्टिंग सेंटर्स कौन से हैं, कहाँ पर है, ये बस यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट है। बेसिक एम क्या है इसका, टेस्टिंग को इंक्रीज करना। ओके, टेस्टिंग को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज को लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कहाँ पर हुआ है ये लॉन्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। तो ICMR कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा में ये लैब्स को कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्या, हाई थ्रूपुट कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज को। बेसिकली ये क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि ये बूस्ट करेगी टेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ पैंडेमिक ऑलमोस्ट 10,000 डेली टेस्ट। तो 10,000 डेली टेस्ट एक सेंटर प्रोड्यूस करेगी। इन फ्यूचर ये जो टेस्ट लैब्स है जो अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये अदर बैक्टीरियल और वायरल टेस्ट लाइक हेपेटाइट बी, HIV, इसके अलावा जो भी वायरल और बैक्टीरियल टेस्ट है वो इन लैब्स में आगे भी यूज होगा और टेस्टिंग किया जाएगा। ये लैब्स जो है ये रिड्यूस करेंगे टर्न अराउंड टाइम, दैट मीन्स प्रोसेसिंग टाइम को बेसिकली रिड्यूस करेंगे। ऐसे मशीनरीज या ऐसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर यूज किया जाएगा। साथ ही साथ ये एक्सपोज करेंगे ऐसे लैब पर्सनल को जो कि इन्फेक्टियस मटेरियल के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उनको भी कुछ ऐसे सेफ गार्ड, ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके थ्रू वो बहुत ही सेफ वे में टेस्टिंग कर सके, इफेक्टेड ना हो। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे। सो 28 जुलाई को हम नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। सो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आपको ध्यान रखना है 28 जुलाई। सो 28 जुलाई को तो हम नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। तो भाई ये क्या है, कुछ कंजर्व कर रहे हैं, कुछ प्रिजर्व कर रहे हैं, क्या, नेचर को कंजर्व और प्रिजर्व कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 28 जुलाई इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। तो भाई क्यों है, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं हम, बेसिकली हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आजकल करते हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम जनरेट करते हैं, वही हमारा मेन एम होता है नेचर कंजर्वेशन डे का। क्यों रिकॉग्नाइज किया जाता है इस डे को, बेसिकली रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं एक ऐसे हेल्दी इन्वायरमेंट जो कि फाउंडेशन है स्टेबल और हेल्दी सोसाइटी की। तो अगर आपको एक स्टेबल हेल्दी सोसाइटी चाहिए तो आपको एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखना पड़ेगा जो कि ये फैसिलिटीज आपको दे, क्या, स्टेबल एंड हेल्दी सोसाइटीज को। सो बेसिकली ये इनकरेज करेगा लोगों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को जो कि डिप्लेटेड होते जा रहे हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, इसकी वजह से जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे का मेन एम है। अब अगर हम एम की बात करें तो सीधे सीधे इन्होंने कहा है ये डिस्करेज कर रहा है वेस्टेज ऑफ फूड्स को, वाटर एक्सेट्रा को, जिससे होगा क्या, सेविंग होगी एनर्जीज की, स्विचेस
ऑफ कर दो भाई, एसी बंद कर दो, फैन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो अगर यूज में नहीं है। तो ये आपका बेसिकली कंजर्वेशन डे है, जैसे हम नेचर कंजर्वेशन डे से कह रहे हैं, क्योंकि नेचर्स वाली चीजों को वेस्ट नहीं करना है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, कंट्रोल करना है। ठीक है।